हेलो दोस्तों, मैं कविता भास्कर। आज हम इस क्लास में नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम और ये लेसन जो है चैप्टर का नाम है दोस्तों पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, और लेसन है जो हमारा वो है 11। ठीक है, देखते हैं इसमें। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, संघटन, गुण धर्मों तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं। तो 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री जो थे वो थे एंटोनी लेबोजियर। एंटोनी लेबोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। आगे देखते हैं। रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री। ठीक है, रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति जो है मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। मिस्र का प्राचीन शब्द था दोस्तों जिसका नाम कीमिया था। उसी से रसायन शास्त्र का जो है रसायन शास्त्र शब्द की जो है उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। जिसका अर्थ होता है काला रंग। आगे देखते हैं। पदार्थ या फिर द्रव्य यानी कि मैटर। देखते हैं इसमें। तो ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ, ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरता है या जो स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है हमारा। आगे देखते हैं इसमें। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। जैसे देखते हैं यहाँ पर उदाहरण में जल हो गया, वायु हो गई, सोना, कुर्सी, किताब आदि। ये सभी वस्तुएं जो है पदार्थ हैं, जबकि ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावनाएं आदि जो है पदार्थ नहीं हैं। पदार्थ वह वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को कहते हैं दोस्तों जो हमारे स्थान घेरती हैं। जैसे ही बताया हमने जल वस्तु, जल वायु। जल को दोस्तों अगर हम किसी कटोरी में या किसी भी वस्तु में रखते हैं तो उसी आकार में ढल जाता है, यानी कि स्थान घेरता है। वायु हो गया, सोना हो गया हमारा, कुर्सी हो गई, किताब, जितनी भी वस्तुएं आती हैं दोस्तों वह सभी हमारी पदार्थ के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। पदार्थ की परिभाषा देखते हैं। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो और जिसको अपनी 5 इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं तो उसे पदार्थ कहते हैं। 5 इंद्रियों से जो है दोस्तों महसूस किया जा सके तो वही हमारा पदार्थ कहलाता है। आगे देखते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, इसमें देखते हैं। यहाँ पदार्थ का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है। पदार्थ का वर्गीकरण यहाँ पर दोस्तों 2 आधार पर किया गया है। पहला है हमारा भौतिक, दूसरा है हमारा रासायनिक। तो पहला देखते हैं भौतिक आधार में। तो भौतिक आधार को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो है हमारा ठोस, और दूसरा है हमारा द्रव, और तीसरा है हमारा गैस। यानी कि ठोस यानी कि सॉलिड, द्रव यानी कि लिक्विड, और गैस जो है तीसरा है। अब देखते हैं रासायनिक आधार। रासायनिक आधार को भी जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा तत्व, और दूसरा है हमारा यौगिक, और तीसरा है हमारा मिश्रण यानी कि। ठीक है, तो ये 3 हो गए रासायनिक आधार और ये 3 हो गए भौतिक आधार। तो आगे देखते हैं दोस्तों अब पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं में देखते हैं। अवस्थाओं में तो इन्हें 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है जो हमारा वो है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में देखते हैं। तो ठोस अवस्था में वस्तु का आकार, यानी कि स्पेस एवं आयतन निश्चित होता है। जब इन द्रव्यों पर बाह्य बल लगाया जाता है तो इनमें अपना आकार बनाए रखने का गुण होता है, अर्थात इनमें नगण्य संपीड्यता
का गुण होता है। आगे देखते हैं, ठोस वस्तुओं में अंतर आणविक स्थान कम होता है, जबकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, अर्थात इनका घनत्व अधिक पाया जाता है या अधिक होता है। ठीक है, उदाहरण में देखते हैं, जैसे लकड़ी हो गई, लोहे की छड़ हो गई, हमारी कांच हो गया, पत्थर हो गया आदि, ये सब इसके उदाहरण हैं। किसके? ठोस अवस्था के। आगे देखते हैं अब द्रव्य अवस्था। द्रव्य अवस्था क्या है? द्रव्य अवस्था में पदार्थ का आकार निश्चित होता है, परंतु आयतन निश्चित नहीं होता है। द्रव्य पदार्थ जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर ठोस अवस्था में क्या था दोस्तों, कि आप किसी भी ठोस चीज को अगर दबाएंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, और द्रव्य अवस्था में क्या है कि जो लिक्विड चीजें होती हैं उनको जो है किसी वस्तु में आप रखोगे तो उसी आकार में वो ढल जाती हैं। आगे देखते हैं इसमें द्रव अवस्था में, तो द्रव में अंतर आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है। द्रव में ठोसों की अपेक्षा कम घनत्व पाया जाता है। आगे देखते हैं उदाहरण में, जैसे इनके दूध हो गया हमारा, जल हो गया, तेल हो गया आदि, इनमें आकर्षण बल जो है कम पाया जाता है। आगे देखते हैं गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में देखते हैं, तो गैसीय अवस्था में पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैसों में अंदर आणविक स्थान बहुत अधिक होता है, इसलिए इनमें उच्च संपीड़न का गुण होता है, संपीड़ता का गुण पाया जाता है दोस्तों। किसमें? गैसीय अवस्था में। दोस्तों अब गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है, इसलिए गैसों के अणु तीव्र गति से अनियमित गति करते हैं। तीव्र गति से जो है दोस्तों अनियमित गति भी इसे कहा जाता है या कहते हैं। उदाहरण देखते हैं इसके, तो ऑक्सीजन हो गया यानी कि O2, ऑक्सीजन हो गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO हो गया हमारा। आगे देखते हैं अब इसमें पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन होता है किस प्रकार होता है, तो पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन देखते हैं पहले। तो ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में परिवर्तन होता है दोस्तों। तो अगर ठोस को दोस्तों बर्फ यानी कि मान लीजिए बर्फ है हमारा, अगर उसे गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है यानी कि पिघल जाता है, जल के रूप में हमें मिल जाता है। अगर हम जल को जो है दोस्तों द्रव को गर्म करेंगे तो जल जो है, मान लीजिए जल को हम गर्म कर रहे हैं, वो हमारा द्रव अवस्था है, और गर्म करने पर उसका जल का जो है वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाना, ये हमारा गैस के रूप में परिवर्तित हो गया। जो तो यही दोस्तों कहलाता है बर्फ जो है ठोस अवस्था में, ठोस से जो है गर्म करने पर द्रव अवस्था में गया, और द्रव अवस्था से गर्म करने पर हमारा वो गैस के रूप में उड़ गया यानी कि गैस में परिवर्तित हो गया। आगे देखते हैं पदार्थों के तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, पदार्थों की तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं। तो पहला है जो दोस्तों घनत्व। घनत्व में किस प्रकार से होता है, तो घनत्व में पहले ठोस, फिर द्रव और फिर गैस होता है। ठीक है, परिवर्तन किस प्रकार होता है, तो पहले ठोस होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में परिवर्तित होता है। दूसरा है आणविक या आकर्षण बल। ठीक है, इसमें देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो पहले ठोस, फिर ठोस से द्रव और द्रव से गैस में परिवर्तन होता है। तीसरा है अंतरा आणविक स्थान, अंतरा आणविक स्थान, और चौथा है प्रसार, पांचवा है हमारा विसरण, और छठा है हमारा गतिज ऊर्जा। तो ये जो चारों हैं दोस्तों, इनका परिवर्तन जो होता है पहले गैस में होता है, गैस से जो है द्रव में होता है, और द्रव से जो है ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है। इन चारों का अंतरा आणविक स्थान का और प्रसार का, विसरण का और गतिज ऊर्जा का, इन चारों का गैस, द्रव और ठोस में परिवर्तन इस प्रकार से होता है। ठीक है,
आगे देखते हैं प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा स्टेट। देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार और कोई आयतन नहीं होता दोस्तों। यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। यह पदार्थ की जो है चौथी अवस्था है। और प्लाज्मा गैसों की प्लाज्मा जो है गैसों की आयनीकृत अवस्था है, जिसमें धनावेशित आयनों तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है दोनों की। आगे देखते हैं सूर्य और तारों की ऊष्मा। सूर्य और तारों की ऊष्मा यानी कि ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। अब आगे देखते हैं दोस्तों बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। आगे देखते हैं इनके बारे में दोस्तों। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में, ठीक है, इसमें देखते हैं इनके बारे में जानते हैं। तो वर्ष 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की, जिसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बीईसी के रूप में द्रव्य की पांचवी अवस्था की जो है भविष्यवाणी की इन्होंने। आगे देखते हैं बीईसी वह अवस्था है जिसमें किसी गैस को लगभग परम शून्य ताप अथवा 273.15 सेल्सियस तक शीतल करने पर परमाणुओं की मुक्त ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे पदार्थों में होने वाले परिवर्तन के बारे में देखते हैं। तो इसमें देखते हैं पहले पदार्थों में दो प्रकार का परिवर्तन होता है। पहला तो होता है हमारा भौतिक परिवर्तन, दूसरा है हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो पहले देखते हैं हम भौतिक परिवर्तन के बारे में। यह एक अस्थायी परिवर्तन है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन यानी कि रासायनिक अवस्था के बारे में देखते हैं। तो यह अस्थायी भौतिक परिवर्तन जो था दोस्तों, ये वाला अस्थायी था, और रासायनिक परिवर्तन जो है हमारा यह अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाता है या नहीं आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भौतिक परिवर्तन के उदाहरण यहाँ पर लिखे हमने। तो ये भौतिक परिवर्तन है और ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, तो देखते हैं भौतिक परिवर्तन में उदाहरण। तो जैसे हो गया मोमबत्ती का पिघलना, भौतिक परिवर्तन में मोमबत्ती का पिघलना हो गया। तो वही रासायनिक परिवर्तन में देखते हैं हम कि मोमबत्ती का जलना हो गया। ठीक है, आगे है भौतिक परिवर्तन में पानी से बर्फ का बनना। तो रासायनिक परिवर्तन में मक्खन का खट्टा होना। आगे है पानी का वाष्प बनना, भौतिक परिवर्तन में पानी का वाष्प बनना। तो रासायनिक परिवर्तन में खाने का जो है पचना। ठीक है, आगे देखते हैं दूध का गर्म होना, भौतिक परिवर्तन में दूध का गर्म होना, और रासायनिक परिवर्तन में है लोहे पर जंग लगना। आगे है भौतिक परिवर्तन में रेत का पानी में घुलना, रेत का यानी कि मिट्टी का पानी में घुल जाना। और रासायनिक परिवर्तन में देखते हैं तो दूध से दही का बनना। आगे है भौतिक परिवर्तन में कागज का फटना। तो वही रासायनिक परिवर्तन में है कागज का जलना। तो ये जो है दोस्तों उदाहरण थे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के। तो दोस्तों जो टॉपिक बचा है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।